हमने सप्लाई फंक्शन देखा, सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ पी एक्स। और जब हमने प्राइस और सप्लाई का रिलेशन देखा तो क्या देखा कि प्राइस के इंक्रीज़ होने से क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज़ होती है, प्राइस के डिक्रीज़ होने से क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज़ होती है। इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि किस डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं, यानी प्राइसेस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी किस डायरेक्शन में चेंज होगी, ये हमें समझ में आता है। लेकिन प्राइसेस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी कितना चेंज होगी, ये कैसे निकालते हैं हम? इसको निकालते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की हेल्प से। इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है रेस्पॉन्सिवनेस, यानी कि सप्लाई किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है अगर प्राइसेस में कोई चेंजेस आ रहे हैं। सप्लाई कितना रिस्पॉन्ड कर रही है अगर प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं। जिस तरीके से हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, सेम उसी तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी होती है, यानी कि प्राइसेस में कितना परसेंट का चेंज करने की वजह से सब क्वांटिटी सप्लाइड में कितना परसेंट का चेंज आएगा। क्लियर? तो इसमें हमें दो मेथड पढ़ने हैं, परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड। और दूसरा है ज्योमेट्रिक मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज मेथड। जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में समझा था, सेम उसी तरीके से इसको हम लिखते हैं ES। इसका क्या फॉर्मूला होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सेम जैसे डिमांड में हम करते थे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकालते हैं? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100। ये क्या आ गया? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं? न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। Q माइनस Q, Q1 माइनस Q को हम बोलते हैं डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q, और P1 माइनस P को हम बोलते हैं डेल्टा P डिवाइडेड बाय P। न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा Q इंटू P डिवाइडेड बाय Q इंटू डेल्टा P। इसको रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा? डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q। ये क्या आ गया हमारा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सेम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसे निकालते थे वैसे ही हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी निकालते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हम इलास्टिसिटी ऑफ जब डिमांड निकालते थे तो नेगेटिव साइन को रखते थे, यानी नेगेटिव रिलेशन होता है, प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है कि प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, तो यानी कि यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन का क्या मतलब है? अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस इंक्रीज होगी यानी कि पॉजिटिव चेंज आएगा, और उसकी वजह से क्वांटिटी भी चेंज होगी, उसमें भी क्या आएगा? पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी भी, तो यहाँ पे क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव नंबर। क्लियर? अगर प्राइस डिक्रीज होता है, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या आएगा? नेगेटिव नंबर। अगर क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज होती है प्राइस डिक्रीज होने की वजह से, तो भी क्या आएगा? नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आता है? पॉजिटिव। तो इसमें हमेशा साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे दोनों कंडीशन में साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर? तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के केस में हमेशा साइन कैसा होता है? पॉजिटिव।
क्योंकि डायरेक्शनल जो चेंज है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या साइन होता है, नेगेटिव, क्योंकि उसमें अपोजिट डायरेक्शन में चेंज आता है। इसमें हम मिड पॉइंट मेथड से भी निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट मेथड से कैसे निकालते हैं, हमें क्या करना है कि फॉर्मूला जो होता है वो होता है Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाई Q इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई P1 माइनस P बाई P इंटू 100। इसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ इस बेस को चेंज करके मिड वैल्यू डाल देते हैं क्वांटिटी की, और प्राइस को चेंज करके मिड वैल्यू डाल देते हैं क्वांटिटी की। डिमांड में हमने इसको डिटेल में समझा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्टली चेंज करूँगा। ES निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट वैल्यूज़ को रखेंगे। तो Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय Q की जगह हमने रखना है मिड वैल्यू Q की, और P की जगह हमें रखना है मिड वैल्यू P की। ठीक है, इसको और ओपन करते हैं। तो Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, सपोज पहले क्वांटिटी थी 10, अब क्वांटिटी हो गई है 20, तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस, यानी 10 प्लस 20 हो गया 30, और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, यानी 15। क्लियर। तो क्या किया हमने, Q प्लस Q1 और इसको होल डिवाइड कर दिया 2 से। तो मिड वैल्यू कैसे निकाली हमने, Q प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी। क्लियर। फिर है P1 माइनस P डिवाइडेड बाय मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे प्राइस की, P प्लस P1 और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। क्लियर। यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया Q1 माइनस Q को मैं डेल्टा Q लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1 होल डिवाइडेड बाय P1 माइनस P को मैं डेल्टा P लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय P प्लस P1। न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, डेल्टा Q इंटू P प्लस P1 डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1 इंटू डेल्टा P। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P प्लस P1 डिवाइडेड बाय Q प्लस Q1। ये किससे आ गया, हमारा मिड पॉइंट मेथड से हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल के आ गई। क्लियर है, ये समझ में आ गया। बहुत ही ईजी था, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालते थे, सेम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को भी निकाल सकते हैं। दोनों मेथड से हमने निकाल के देख लिया। अब हमें देखना है ज्योमेट्रिक मेथड। दूसरा कौन सा मेथड है, ज्योमेट्रिक मेथड, या फिर इसको हम कहते हैं पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड में क्या करते हैं, हम ग्राफ की हेल्प से सप्लाई कर्व पर किसी एक पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को निकालते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड है, और अब क्या किया मैंने, एक सप्लाई कर्व बनाया। यह है मेरा एक सप्लाई कर्व, और इस सप्लाई कर्व पर एक प्राइस है P, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक क्वांटिटी है Q। क्लियर। और ये पॉइंट है हमारा A। अब इस पॉइंट पर, एट पॉइंट A, हमें क्या करना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, हमने समझा है कि जब भी हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है तो प्राइस में चेंज होना चाहिए, तब क्वांटिटी में कुछ चेंज होगा। तो सबसे पहले हम प्राइस में चेंज करते हैं। तो प्राइस मान लेते हैं मैंने इंक्रीज़ करके P डैश किया, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी क्या हो गई हमारी, Q डैश। क्लियर। इसको मैंने बोल दिया B।
ठीक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। क्लियर। अब मैं इनकी वैल्यूज़ डालूंगा ग्राफ की हेल्प से। तो डेल्टा क्यू क्या है हमारे पास, डेल्टा क्यू है क्यू क्यू वन, दिस पार्ट, ये जो चेंज है इसको हमने क्या बोला डेल्टा क्यू, तो क्यू क्यू वन लिख सकता हूँ इसको मैं। डेल्टा पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी पी वन, ये वाला पार्ट पी पी वन। प्राइस को क्या लिख सकता हूँ मैं, इनिशियल प्राइस, इसको मैंने बोल दिया ओ, तो ओ पी। और क्वांटिटी क्या है इनिशियल, ओ क्यू, ओ क्यू। क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इस ओ क्यू वन को मैं ये लिख सकता हूँ ए सी। मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। और इस रेक्टेंगल में ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, तो क्यू वन किसके बराबर होने चाहिए, ए सी के बराबर होने चाहिए, ए सी। तो मैंने क्यू वन को लिख दिया ए सी। पी वन को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी वन को लिख सकता हूँ मैं बी सी। क्यों, क्योंकि इस रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हैं जो कि क्या होगी, इक्वल होगी। तो पी वन को मैंने लिख दिया बी सी, तो पी वन को बी सी। और ओ पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ पी को मैं लिख सकता हूँ ए क्यू या क्यू ए। ठीक है, इस रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हैं तो मैंने ओ पी को लिख दिया क्यू ए। तो ओ पी की जगह मैं लिख रहा हूँ क्यू ए, और ओ क्यू को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल, इसको मैंने नाम दे दिया टी। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, टी। ट्राइंगल टी ए क्यू, इन दोनों ट्राइंगल को मैं क्या करूँगा, सिमिलर करूँगा। कैसे, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल टी ए क्यू कैसे कर सकता हूँ, देखिए ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो एक एंगल दोनों ट्राइंगल में ये सेम हो गए। क्लियर। उसके बाद अगर आप एंगल ये वाला देखें और ये वाला देखें तो ये क्या है हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि दो पैरेलल लाइन अगर इस तरीके से कट करती है तो ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, ये क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एक लाइन है और एक ये वाली लाइन है, इसको अगर आप ऐसे एक्सटेंड कर देंगे तो ये एक लाइन हो जाएगी। तो दो पैरेलल लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल और एक ये वाला कोरस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद अगर आप ये वाला एंगल देखें और ये वाला एंगल देखें तो ये भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे, ये दो लाइन है ये वाली, इस पे एक लाइन ने ऐसे इंटरसेक्ट किया, तो ये वाला एंगल जो है शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, ये क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल मैंने क्या किया, सिमिलर कर लिए। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल टी ए क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर ट्राइंगल्स। क्लियर। तो क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए सी डिवाइडेड बाय बी सी, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड शुड बी इक्वल टू दूसरे ट्राइंगल का साइड्स का रेशियो, तो ये वाली डिवाइडेड बाय दिस साइड, तो टी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू ए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी शुड बी इक्वल टू टी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू ए, क्योंकि ट्राइंगल हमने सिमिलर प्रूव कर लिए हैं तो रेशियोज भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हमने क्या किया, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी को हमने लिख दिया टी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू ए, टी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू ए। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसमें रिप्लेस कर दूँगा। ठीक है, तो रिप्लेस किया तो ए सी डिवाइडेड बाई बी सी की जगह लिखा मैंने टी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू ए इंटू, इसको मैंने सेम रखा क्यू ए डिवाइडेड बाय ओ क्यू। क्यू ए से क्यू ए कैंसिल हो गया तो ये क्या बच गया हमारे पास, टी क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू। यही है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट पॉइंट ए। ठीक है, तो जब भी हमें पॉइंट मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है तो हम क्या करेंगे, टी क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू को मेजर कर लेंगे। तो ये है हमारा टी क्यू और ये है हमारा ओ क्यू। ठीक है, ओ क्यू क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, ओ क्यू क्या है, हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी है। तो टी क्यू और ओ क्यू को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल जाएगा एट पॉइंट ए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे
तो टी क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ क्यू, टी क्यू इतना है, ओ क्यू इतना है, तो यानी कि टी क्यू इज़ ग्रेटर देन ओ क्यू। तो जब भी हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा हमेशा। क्या बोला मैंने, टी क्यू बड़ा है ओ क्यू से। मान लेते हैं ये 10 है और ये 5 है, तो हम डिवाइड करेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ 2। तो ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो जब भी टी क्यू हमारा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा ओ क्यू से, तो हमारा हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। तो ई एस इस केस में हमारा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 हमेशा। जब भी हमारा टी क्यू बड़ा होगा ओ क्यू से, तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पॉइंट ए पे क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है। और क्या सिचुएशन हो सकती है, और सिचुएशन ये हो सकती है, मान लेते हैं ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाइड है, एक सप्लाई कर्व है हमारे पास, मान लेते हैं दिस। ठीक है, ये हमारे पास सप्लाई कर्व, इस पे पॉइंट ए है, इस पॉइंट के रिस्पेक्टिव एक प्राइस है और एक क्वांटिटी है। क्लियर। और ये मान लेते हैं हमारा टी है, ये हमारा ओ है। तो हम कैसे निकालते थे, ई एस कैसे निकालते थे हम, कि सप्लाई कर्व जहाँ एक्स एक्सिस पर टच होता है वहाँ से लेके क्वांटिटी तक, जो कि होता था टी क्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी यानी ओ क्यू। ऐसे ही निकाला था ना हमने, ये देखिए सप्लाई कर्व जहाँ पर एक्स एक्सिस पर टच होता है यहाँ से लेके क्वांटिटी तक यानी टी क्यू और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी। तो सेम वही चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे। तो इस बार क्या हो रहा है कि टी क्यू जो है वो छोटा है, टी क्यू इज़ स्मॉलर देन ओ क्यू। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, बड़ा है, ये वाला पार्ट छोटा है। मान लेते हैं ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ये वाला पार्ट है 10 और ये वाला पार्ट है हमारा 5। तो हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आएगा, हमेशा इस केस में हमारा लेस देन 1। क्लियर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लेस देन 1। तो यानी कि जब भी टी क्यू छोटा होगा, ये वाला पार्ट छोटा होगा किससे, ओरिजिनल क्वांटिटी से, तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। तीसरी सिचुएशन हो सकती है हमारे पास, प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड। इस पे हमने एक सप्लाई कर्व बनाया। इस बार मान लेते हैं सप्लाई कर्व ये है, सप्लाई कर्व, इस पे एक पॉइंट है ए जिसका प्राइस है P और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी है Q। ठीक है, और ये है O। तो हमने क्या करना है कि सप्लाई कर्व जहाँ एक्स एक्सिस पर टच होता है वो वाला पार्ट से लेके क्वांटिटी तक यानी दिस पार्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, यानी कि ओरिजिनल क्वांटिटी भी क्या है, ओ क्यू। हम क्या बोलते थे, यानी कि यही टी है और यही ओ है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, टी क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू। तो इसमें टी क्यू इज़ इक्वल टू ओ क्यू है, टी क्यू भी यही है, ओ क्यू भी यही है। तो मतलब अगर टी क्यू 5 है तो ओ क्यू भी 5 है, तो ये हमेशा कितना आएगा, 1। यानी जब भी टी क्यू और ओ क्यू बराबर होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारा क्या आएगा, इक्वल टू 1। क्लियर। तो ये तीनों केसेस थे हमारे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। ज्योमेट्रिक मेथड से इस तरीके से हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल सकते हैं। अब एक सप्लाई फंक्शन से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालते हैं। सप्लाई फंक्शन है हमारे पास QS इज़ इक्वल टू 90 प्लस 15P और प्राइस गिवन है हमें 20। ये क्या है हमारे पास, सप्लाई फंक्शन है और ये हमें गिवन है प्राइस। हमें क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्लियर। हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी निकाला है डिमांड फंक्शन की हेल्प से, सेम उसी तरीके से निकालना है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। अब इस सप्लाई फंक्शन में अगर आप देखें तो जो भी प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। ऑलरेडी समझ चुके हैं हम।
तो डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू की वैल्यू हमें मिल गई है और हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि है 15। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी है हमारा 15। क्लियर। अब प्राइस हमें गिवन है 20, क्यू निकालना है। क्यू कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन में प्राइस की वैल्यू डाल देंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू एस हमें गिवन है 90 प्लस 15 पी। अब हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू डाल देंगे 90 प्लस 15 इंटू 20। ठीक है, पी की वैल्यू डाल दी, इसको सॉल्व कीजिए। तो 90 प्लस 15 इंटू 20 हो गया हमारा 300 और क्यू एस आ गया 390। अब हमारे पास क्यू भी आ गया, पी भी आ गया और इसकी वैल्यू भी आ गई स्लोप की। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालेंगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी हमारा आया 15, ये वाला 15 इंटू प्राइस था हमारा 20, क्वांटिटी हमने निकाली 390। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये हमारा 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 390, ये आ गया हमारा 0.76। क्लियर। ये क्या आ गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी ये बता रहा है कि अगर 1% प्राइस में इंक्रीज़ करोगे आप तो 0.76% क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज़ हो जाएगी, या 1% प्राइस में डिक्रीज़ करोगे आप तो 0.76% क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद हम समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करते हैं या इफ़ेक्ट करते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी हम इसको बोलते हैं। यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम ये बता पाएँ कि प्रोडक्ट इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। ठीक है, इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा प्राइस चेंज करने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा चेंज हो। इनइलास्टिक क्या होता है कि प्राइसेस के चेंज करने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी सी चेंज हो, यानी प्राइस में ज़्यादा चेंज है, क्वांटिटी में कम चेंज है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनइलास्टिक। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ गुड्स या कमोडिटी। ठीक है, नेचर ऑफ गुड्स और कमोडिटी ये डिटरमाइन करेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होनी चाहिए। जैसे हमारे पास हैं ड्यूरेबल गुड्स। अगर गुड्स ड्यूरेबल हैं, ड्यूरेबल मतलब जैसे टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, कार, जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो है लंबे समय तक चलते हैं, जो कि ख़राब नहीं होते। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर प्राइसेस डिक्रीज़ होंगे इन प्रोडक्ट्स के तो मैं क्या करूँगा, क्वांटिटी सप्लाइड को जो है वो कम कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको स्टोर करके रख लूँगा और जब मुझे ज़्यादा प्राइस मिलेगा तब मैं इसको बेचूंगा, तब मैं इसको निकालूंगा। ठीक है, तो इन सबको क्या करूँगा, मैं स्टोर करके रख लूँगा, अपनी क्वांटिटी सप्लाई को कम कर लूँगा। किसका वेट करूँगा, प्राइसेस के बढ़ने का। जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मैं तब बेचूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइसेस के कम करने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, क्वांटिटी सप्लाइड को ज़्यादा कम कर दे रहा हूँ। प्राइसेस के थोड़ा कम करने की वजह से मैं क्वांटिटी सप्लाइड को ज़्यादा कम कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे फ्यूचर में जब प्राइसेस का इंक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड में ज़्यादा बढ़ा लूँगा और प्रॉफिट ज़्यादा लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़े से प्राइसेस को चेंज करने की वजह से क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक सप्लाई। यानी ड्यूरेबल गुड्स की सप्लाई कैसी होती है, इलास्टिक। थोड़े से प्राइसेस चेंज करने की वजह से क्वांटिटी ज़्यादा चेंज होती है। क्लियर। दूसरी तरीके के गुड्स होते हैं पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स,
यानी ऐसे गुड्स जिनको हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, इनको हम बहुत टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे, लेकिन इनको अगर हमने स्टोर किया तो ये ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही अगर इनके प्राइसेस कम होंगे तो क्या मैं इनकी क्वांटिटी सप्लाइड को कम कर दूंगा, कम बेचना चाहूँगा? नहीं, वो तो अगर मैं स्टोर करके रख लूँगा तो ख़राब हो जाएंगे। तो प्राइसेस कम भी होते हैं तो मैं क्वांटिटी सप्लाई को ज़्यादा चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होता है, इन इलास्टिक सप्लाई, सप्लाई क्या हो रही है, इन इलास्टिक है, प्राइसेस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी बहुत कम चेंज कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे बेचने ही पड़ेंगे, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी को बचा के नहीं रख रहा हूँ, मैं सप्लाई कर दे रहा हूँ। सेकंड फैक्टर है टाइम पीरियड। हम टाइम के हिसाब से भी इलास्टिसिटी को देखते हैं। कैसे? हमारे पास टाइम पीरियड 3 तरीके के होते हैं। एक होता है वेरी शॉर्ट पीरियड, एक होता है शॉर्ट पीरियड, एक होता है लॉन्ग पीरियड, ठीक है। वेरी शॉर्ट पीरियड का क्या मतलब है कि बहुत छोटे समय में हमें सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, ठीक है। तो सपोज एक कार मेरी 10 दिन में बनती है, मान लेते हैं एक कार है वो बनने में 10 दिन लगा रही है, और वेरी शॉर्ट पीरियड का क्या मतलब है कि मुझे अभी सप्लाई करनी है, तो जो चीज़ 10 दिन में बनेगी उसकी क्या सप्लाई में बढ़ा सकता हूँ। तो अगर इसमें प्राइसेस इंक्रीज भी होंगे तो मैं सप्लाई नहीं बढ़ा पाऊँगा इतनी जल्दी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगी हमारी इलास्टिसिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक। आप प्राइसेस में कुछ भी चेंज करो, मैं सप्लाई इतनी जल्दी बढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि 10 दिन तो उसे बनने में ही लगते हैं। तो वेरी शॉर्ट टाइम का मतलब है, वेरी शॉर्ट पीरियड का मतलब है कि बहुत ही कम समय में अगर आप सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं तो वो नहीं बढ़ पाएगी। शॉर्ट पीरियड क्या क्या मतलब होता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। सपोज़ अगर आपने मेरे से 10 दिन में सप्लाई बढ़वाने की बात की तो ठीक है, मैं सप्लाई बढ़ा सकता हूँ। तो शॉर्ट पीरियड में क्या होती है, इन इलास्टिक सप्लाई, यानी थोड़ी ही सप्लाई बढ़ा सकता हूँ। 10 दिन में बोलोगे तो आप मैं एक गाड़ी बढ़ा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पर प्राइसेस के चेंज करने की वजह से सप्लाई को मैं थोड़ा ही चेंज कर सकता हूँ, इसलिए इन इलास्टिक सप्लाई। लॉन्ग पीरियड में होती है हमारी इलास्टिक सप्लाई, यानी अगर आप 1 साल में मेरे से गाड़ी मांगोगे तो मैं बहुत ज़्यादा बना के दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई, इलास्टिक सप्लाई। थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ इनपुट्स। नेचर ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल। देखिए कुछ रॉ मटेरियल होते हैं इजीली अवेलेबल, और कुछ होते हैं नॉट इजीली अवेलेबल। यानी कुछ रॉ मटेरियल हमें क्या मिलेंगे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे, यानी हमारे पड़ोस में बन रहे होंगे कहीं। लेकिन कुछ ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जो बहुत दूर बन रहे होते हैं, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है जिनका बनने में, ठीक है। तो जिनके रॉ मटेरियल हमें ईजिली अवेलेबल है उसकी सप्लाई तो हम बढ़ा सकते हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगी इलास्टिक, ठीक है। यानी हम सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन जिसके रिसोर्सेज, जिसके रॉ मटेरियल अवेलेबल ईजिली नहीं होते हैं, बहुत टाइम लगता है, दूर से मंगाने पड़ते हैं, तो उसकी हमारी इलास्टिसिटी होती है इन इलास्टिक, यानी हम बहुत कम चेंज कर पाते हैं जिसके रॉ मटेरियल हमें ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। फोर्थ फैक्टर है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी। अगर हमारे पास अच्छी प्रोडक्शन फैसिलिटी है तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जब भी कोई सप्लाई मांगेगा तो हम सप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी प्रोडक्शन फैसिलिटी तो इलास्टिक सप्लाई, यानी हम सप्लाई को कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे, तो सप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, इन इलास्टिक सप्लाई, हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे प्राइस के चेंज होने पर भी, ठीक है। तो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के हिसाब से भी हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड करता है। अगर अच्छी तो इलास्टिक, अगर बैड तो इन इलास्टिक।
तो ये थे वो फैक्टर्स जिसकी वजह से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी किसी प्रोडक्ट की।